फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीपीसी के बारे में। सीपीसी में आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने सेक्शन 2 तक कंप्लीट करा दिया। आज हम पढ़ेंगे सीपीसी का सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 न्यायालयों की अधीनस्थता के बारे में बताता है। इस संहिता के प्रयोजन के लिए जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होगा और जिला न्यायालय का अवर श्रेणी का हर सिविल न्यायालय और लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ होंगे। इसमें ये कहा गया है कि जो हर जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होगा और जिला न्यायालय के अधीनस्थ उसके जो अवर श्रेणी के सिविल न्यायालय हैं और लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ माने जाएंगे। अब यहाँ देखिए चार्ट के जरिए आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय, फिर उसके अधीनस्थ उच्च न्यायालय, फिर उसके अधीनस्थ जिला न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालय और लघुवाद न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और इसका क्षेत्रीय अधिकारिता पूरे भारत पर है। कुछ मामलों को छोड़कर उच्चतम न्यायालय एक अपील न्यायालय है। यहाँ पे इसको प्रारंभिक न्यायालय नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है जितनी भी मुकदमे देखे जाते हैं उसकी अपील होती है। दीवानी मामलों में अपील संविधान के अनुच्छेद 132 और 133 के अधीन सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। जो दीवानी मामले होते हैं उनके अपील संविधान के अनुच्छेद 132 और 133 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट सामान्यतः प्रत्येक राज्य क्षेत्र में उसका एक अपना उच्च न्यायालय होता है और जिसका क्षेत्रीय अधिकार पूरे राज्य क्षेत्र पर होता है जिसमें वह स्थित है। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है जिसे दोनों पर अधिकारिता प्राप्त है। हाँ फ्रेंड्स, आपको ये जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि जो पंजाब और हरियाणा का इन दोनों का उच्च न्यायालय जो है एक ही है, ठीक, और वो जो उच्च न्यायालय है उसकी अधिकारिता दोनों राज्यों पर होती है। आगे देखते हैं जिला न्यायालय। जिला न्यायालय जो है सामान्यतः प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है जिसका पीठासीन अधिकारी जिला न्यायाधीश होता है और उसका क्षेत्राधिकार पूरे जिले पर होता है। जिला न्यायाधीश को प्रारंभिक और अपील दोनों मामले की सुनवाई वो कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को खाली अपील मामले सुनने की अधिकारिता है और सिविल मामले में वो संविधान के अनुच्छेद 132 और 133 के अंतर्गत अपील कर सकता है व्यक्ति। और उच्च न्यायालय वो भी प्रारंभिक न्यायालय नहीं है, वहाँ पे भी अपीलीय न्यायालय माना जाएगा, वहाँ पे भी अपील होती है। लेकिन जो जिला न्यायालय है ये प्रारंभिक और अपीली दोनों मामलों की सुनवाई कर सकता है। अब यहाँ देखिए आपको बहुत कम ही जानकारी होगी कि जिला न्यायालय को सत्र न्यायाधीश कब कहते हैं और उसको जिला जज कब कहते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जब जिला न्यायालय दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो वह जिला जज होता है, परंतु जब वह न्यायाधीश आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो वह सत्र न्यायाधीश कहलाता है। अब आपका क्लियर हो गया। जैसे कलेक्टर का है, जब वो राजस्व से मतलब पैसा कलेक्ट करता है तो वो कलेक्टर हो जाता है और जब वो मामले का निपटारा करता है तो वो जिला मजिस्ट्रेट हो जाता है। उसी तरीके से जिला जज का है कि वो जब दीवानी मामले सुनता है वो जिला जज होता है और जो वो आपराधिक मामले की सुनवाई करता है वो सत्र न्यायाधीश होता है। इसी प्रकार जब सिविल जज जूनियर डिवीज़न दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो वो सिविल जज हो जाता है, परंतु जब वह आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो वो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। आपको जो सेक्शन 3 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा
सेक्शन 4 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम सेक्शन 5 देखते हैं। सेक्शन 5 संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना, कि जो राजस्व न्यायालय हैं उस पर संहिता कब लागू होगी। जहाँ कोई राजस्व न्यायालय प्रक्रिया संबंधित ऐसी बातों में जिन पर ऐसे न्यायालय पर लागू कोई विशेष अधिनियम मौन है, मतलब कि कोई न्यायालय, मतलब राजस्व न्यायालय प्रक्रिया संबंधित ऐसी बातों में जिन पर कोई न्यायालय पर लागू कोई विशेष अधिनियम, मतलब कोई विशेष विधि मौन है, इस संहिता के उपबंधों द्वारा शासित है। वहाँ राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि उन उपबंधों के कोई भी प्रभाव जो इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से लागू नहीं किए गए हैं उन न्यायालयों को लागू नहीं होंगे, या उन्हें केवल ऐसे चेंज उपरांतों के द्वारा साथ लागू होंगे जैसे राज्य सरकार विहित समझे। मान लीजिए कोई अधिनियम किसी राजस्व न्यायालयों पे लागू नहीं है, तो राज्य सरकार उसको जो है लागू करने के लिए कहेगी और उसमें कुछ चेंजेस करके उसको लागू कर सकती है। अब आगे देखिए उपधारा 2 जो क्या कहती है। उपधारा 1 में राजस्व न्यायालय को से ऐसे न्यायालय अभिप्रेत हैं जो कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त रूप से भूमि भाटक राजस्व लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्यवाही अधिकारिकता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है। राजस्व न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो राजस्व की जो है सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए उनके मुकदमे को लड़ता है, जैसे कृषि से, भाटक से, राजस्व से और आदि से जो संबंधित मामले होते हैं वो राजस्व न्यायालय देखता है। धारा 6 क्या कहती है, ये जो है धन संबंधित अधिकारिकता के बारे में बताती है। सभी श्रेणी के न्यायालयों के लिए अलग अलग धन संबंधित अधिकारिकता अभिव्यक्त है। कोई न्यायालय ऐसे मामलों का विचारण नहीं करेगा जिसका मुख्य या विशेष वस्तु का मूल्य उसकी मामूली अधिकारिकता के सीमाओं से अधिक है। मतलब कि सभी न्यायालय के अपनी अपनी एक धन अधिकारिकता सीमा बनाई गई है, उससे ना वो ज़्यादा के मुकदमे को वो देख सकती है ना कम के मुकदमे को देख सकती है। यहाँ देखते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में जो मुंसफ है सिविल जज जूनियर डिवीज़न, उसकी जो है धन संबंधित अधिकारिकता 25,000 तक है। अगर वह 25,000 रुपये से ज़्यादा मूल्य के बाद का विचारण करके डिक्री प्रदान करता है तो वह शून्य होगा। ठीक, और ऐसे केरल में भी है और हर जगह, मतलब सभी राज्य के अपने अपने न्यायालय के जो हैं अपनी एक धन अधिकारिकता सीमा है, उससे ज़्यादा कोई भी न्यायालय किसी मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है। ठीक, अब जो है सेक्शन नंबर 7 और 8 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए मैं आपको भाग 1 से पढ़ाती हूँ। अब हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है और इसको जो है जब मैं आपको पढ़ाऊँ, नोट्स के ज़रिए मैं पढ़ाती हूँ, तो आप जो है या तो हेडफोन लगा के पूरे लेक्चर को सुना करिए, नहीं तो अगर आपको टाइम है, आप खाली बैठे हैं, तो कॉपी पेन लेके लिसनिंग और लर्निंग मोड पे आके पढ़िए और आपको बहुत ही लाभ पहुँचेगा। क्योंकि मैं जितने नोट्स बनाती हूँ ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म में बनाती हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए। चलिए, भाग 1 साधारण वादों के विषय में बताता है। न्यायालय की अधिकारिकता और पूर्व न्याय। धारा 9 सेक्शन नंबर 9, जब तक वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेगा। मतलब कि जब तक रोका ना गया हो न्यायालय सभी सिविल मामलों का विचारण कर सकता है। न्यायालय उन वादों के सिवाय जिनका संज्ञान अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से वर्जित हो सभी सिविल प्रकृति के वादों के विचारण के लिए अधिकारिकता होगी। मतलब कि जब तक कोई विधि द्वारा
कोई मामला जैसे रोक दिया गया हो कि इस मामले की सुनवाई सिविल न्यायालय नहीं करेगा, उस मामले को छोड़कर और बाकी मामलों की सुनवाई सिविल न्यायालय कर सकता है। यहाँ देखिए, ए नाम के न्यायालय को किसी सिविल मामले की सुनवाई करने का अधिकार भी है और वो कर भी सकता है और उसकी डिग्री भी पास कर सकता है, सिवाय उनके जो विधि द्वारा वर्जित हैं, जो विधि द्वारा रोके गए हैं, उनकी ना वो सुनवाई करेगा और ना ही उसमें डिग्री पारित कर देता है। और इन बिटवीन अगर कोई न्यायालय उस केस को देख लेता है, उस मामले को देख लेता है जो वर्जित है विधि द्वारा, उसमें डिग्री पारित कर देता है, तो वो डिग्री शून्य मानी जाएगी। अब सेक्शन 9 का स्पष्टीकरण देखिए। ये सेक्शन 9 का स्पष्टीकरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर जगह, हर जुडिशरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप जो है इसको देखिए, समझिए और फिर मैं बताती हूँ कि आप इसको नोट डाउन करते रहिए। वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधित और पद संबंधित अधिकार प्रतिपादित है, संपत्ति संबंधित और किसी पद संबंधित अधिकार प्रतिपादित है, इस बात के होते हुए कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों से संबंधित है, प्रश्नों पर पूर्ण रूप से निर्भर है, वह सिविल प्रकृति के वाद होंगे। कोई भी वाद जो संपत्ति संबंधित हो, पद संबंधित हो, किसी धार्मिक कृत्य से संबंधित हो और उसके जो है कर्म से मतलब पूजा पाठ से संबंधित हो, सभी मामले जो है वो सिविल प्रकृति के वाद में आते हैं। स्पष्टीकरण नंबर 1 ये कहता है। स्पष्टीकरण नंबर 2 ये कहता है, इस धारा के प्रयोजन के लिए यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट पद के लिए कोई फीस है या नहीं, अथवा ऐसे पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़े हों या नहीं। इसमें यह कहा गया है कि स्पष्टीकरण 1 में जितने भी पद दिए गए हैं उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो आदमी पद के लिए लड़ाई लड़ रहा है वो किसी तरीके का फीस का भुगतान प्राप्त करता हो। यहाँ जो पद संबंधित बात कही गई है, इसमें जो है कोई जैसे परंपरागत वहाँ की परंपरा है कि ये फलाना व्यक्ति बनेगा, कोई ब्राह्मण ही उस मंदिर की देखरेख करेगा, वहाँ की परंपरा है। और उस मंदिर की परंपरा किसी व्यक्ति ने तोड़ दी, वहाँ पे किसी जो है ठाकुर को पंडित बना दिया कि पुजारी बना दिया कि आप वहाँ पूजा करिए, तो उस मामले में कोई भी व्यक्ति सिविल प्रकृति के वाद को ला सकता है, वो मान्य होगा। ठीक है, अब चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम सिविल प्रकृति के वाद क्या हैं और सिविल प्रकृति के वाद कौन से नहीं हैं। सिविल प्रकृति के वाद पूजा संबंधित अधिकार, अगर कोई व्यक्ति को पूजा करने से रोका जा रहा है तो ये भी वाद ला सकता है। किराए के लिए वाद, कोई व्यक्ति से ज़्यादा किराया वसूल किया जा रहा है या किसी मालिक को जो है किराया नहीं दिया जा रहा तो वो भी वाद ला सकता है। वंशागत पद के लिए अधिकारों का वाद, मतलब ये जो स्पष्टीकरण 1 और 2 में दिया गया था कि पद संबंधित, मान लीजिए कोई वशिष्ठ कुल का व्यक्ति है, वो किसी मंदिर में पूजा कर रहा है और कोई दबंग आदमी आया और कहा कि नहीं, ये परंपरा मैं तोड़ रहा हूँ और यहाँ पे वशिष्ठ कुल के लोग नहीं पूजा करेंगे, यहाँ पे अब गर्ग वंश के लोग पूजा करेंगे। तो यहाँ पे ये जो वंशागत, जो वंश से इसके मतलब जो पुश्तों दर पुश्तों से पूजा करते आ रहे थे लोग और रोक दिया गया एकाएक, तो यहाँ पे ये वाद ला सकते हैं। भागीदारी संबंधित वाद, मतलब कि जो घर का पर्दार लोग और भाई लोग जो मतलब अपना विच्छेद करते हैं उससे संबंधित। विवाह विच्छेद के लिए वाद, डाइवोर्स के लिए। धार्मिक या अन्य प्रकार का जुलूस निकालने का वाद, मान लीजिए कोई, अभी देखिए दुर्गा पूजा आ रहा है, हिंदू जो है अपना ये कहेंगे कि हमें जुलूस निकालना है, हमें रोड पे जुलूस निकालना है, तो ये हिंदुओं का और मतलब सभी नागरिकों का अपना एक अधिकार है कि वो अपने अपने धर्मों को माने और उनके सारे भी पूजा पाठ जितने भी चीज़ें हैं
उनका विधिवत कार्य करें, ठीक है, विधिवत तरीके से उसको पूर्ण करें। और उनको कोई रोक देता है कि नहीं आपको इस रास्ते से या राष्ट्रीय मार्ग से या कोई भी जो आने जाने वाले सार्वजनिक रास्ते हैं वहाँ से जुलूस नहीं निकालना है, तो इनके अधिकारों का हनन होगा। तो इस कंडीशन में ये जो है वाद ला सकते हैं। मृतक को दफनाने का वाद, कोई मुस्लिम हो उसको जो है एक कब्रिस्तान है उसको वहाँ दफनाने नहीं दिया जा रहा है, जो सार्वजनिक कब्रिस्तान है, किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वहाँ पे भी वो वाद ला सकते हैं। मत देने का अधिकार, किसी व्यक्ति को जो है, ये तो हमारा मूल अधिकार है, और भी बहुत से मूल अधिकार हैं, लेकिन ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मत देने का अधिकार। अभी हमारा चुनाव आ रहा है मुख्यमंत्री वाला, तो उसमें लोग मत देंगे, मत ज़रूर दीजिए, और हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो मतदाता करें। मत देने का अधिकार में भी आप ला सकते हैं सिविल मामले का। विशिष्ट अनुतोष का अधिकार, कोई भी अनुतोष हो किसी तरीके का, उसमें भी आप, अगर आपको नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसमें भी आप वाद ला सकते हैं। दीवानी अपराध के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार, जो टॉर्ट संबंधित मामले होते हैं उसमें जो है क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकने का, मतलब अगर आपको क्षतिपूर्ति प्राप्त करना हो, आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए वाद आप ला सकते हैं। संविदा के भंग करने पर जो है क्षतिपूर्ति पर वाद ला सकते हैं। संविदा कोई भंग करता है तो उस पर जो वाद ला सकते हैं। पद के लिए वाद, ये मैंने बताया। जन्मतिथि आपकी गलत है तो उसमें सुधार करने के लिए वाद ला सकते हैं। विक्रय और बंधन के लिए वाद ला सकते हैं। अब किस मामले को सिविल मामला नहीं कहा जाता? जातिगत प्रश्नों से संबंधित, मतलब किसी व्यक्ति के अपना अंतः जाति से रिलेटेड कोई समस्या है। मान लीजिए कोई जो है बनिया है, कोई पंडित है, कोई अन्य जाति है, उसको जो है अपने जाति से निष्कासित कर दिया गया कि उसने ऐसा कुछ गलत काम किया कि लोग ये चाहते हैं कि वो उस जाति में ना शामिल हो, उस जाति से निष्कासित कर दिया गया। या कोई ऐसा उत्सव समारोह है, शादी ब्याह है कि उसमें जो है उसको नहीं शामिल किया गया, उसको सामाजिक तौर से उसको जो है निकाल दिया गया अपने जाति से, उसमें जो है कोई सिविल प्रकृति का वाद नहीं ला सकता। धार्मिक कृत्यों और कर्मों से संबंधित, जहाँ कोई जैसे धार्मिक कृत्य और संबंधित जो हैं कार्य जो हैं वो किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जो गलत है, ठीक है, जहाँ कोई आदमी अपने लिए कर रहा है कि हमारी जो गरिमा बढ़ेगी, वहाँ वो ऐसे मामले, ठीक है। किसी पद से जुड़ी हुई गरिमा की रक्षा के लिए, कोई पद है और उसमें जो है अपना आदमी ये सोच रहा है कि नहीं हम तो भाई करेंगे ऐसा कार्य, हमारा जो स्वाभिमान इसमें नष्ट हो रहा है, तो इसमें जो है स्वाभिमान के लिए कोई सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। मान लीजिए कोई बाबा जी हैं, बाबा जी कह रहे हैं कि हमारी जो जुलूस यात्रा है, हमारा जन्मदिन है और हमारे लिए जुलूस यात्रा निकाला जाए, तो क्योंकि उनकी गरिमा है भाई, बाबा जी की गरिमा, उसमें अगर नहीं जुलूस निकलेगा तो बाबा जी की गरिमा नष्ट होगी। तो ऐसे वाद को जो है अगर उनको नहीं निकालने दिया गया जुलूस, क्योंकि वो कोई भगवान तो है नहीं, बाबा जी हैं कोई, तो बाबा जी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जी की गरिमा जो है इतना मायने नहीं रखता है। अगर वहाँ पे उनको प्रशासन मना कर दिया कि नहीं आपको जुलूस नहीं निकालना, तो वहाँ जो है बाबा जी अपनी गरिमा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए कि अरे हमें कैसे रोक दिए ये, तो इसलिए वो वाद नहीं ला सकते हैं। गोपनीयता के अधिकार से संबंधित वाद, स्वेच्छा से किए गए भुगतान से वाद। मान लीजिए कोई भिखारी है, आप भीख मांग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा दया आ गई, आपने उसे 5,000 रुपया दे दिया, उसने आपसे छीना तो नहीं, आपने दिया उसको, फिर आपको ऐसा अफसोस होता है कि यार मैंने तो 5,000 रुपये दे दिए, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, और आप गए उससे मांग रहे, वो नहीं दिया और फिर आप केस कर दिए, तो ऐसे में आप केस नहीं कर सकते, वो सिविल प्रकृति के वाद में नहीं आएगा क्योंकि आपने स्वेच्छा से दिया, ठीक है। अब यहाँ का महत्वपूर्ण वाद हम देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट वाद है, इसको भी आप नोट डाउन करते रहिए।
एक तलाकशुदा पत्नी द्वारा यह आवेदन किया जाता है कि उसका धन और जेवरात तलाक से पहले पति ने अपने पास रख लिया था और उसको लौटाया जाए। तो यह प्रश्न है कि इसका निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। तो केरल उच्च न्यायालय ने शीबा और बनाम शौकत अली में यह अभिनिर्धारित किया कि यह कहा कि इस मामले में सिविल न्यायालय और परिणाम स्वरूप पारिवारिक न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह इस मामले का निर्धारण करें। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट आप करिए और लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।